हेलो बच्चों, सभी को आपके अपने इस सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड से जुड़े स्टूडेंट के लिए सेशन लेकर आया हूं, जो विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान का होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो सेशन है ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। किन के लिए है? बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। और वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड के अलावा एनसीईआरटी, एससीईआरटी को फॉलो करते हो अपने सिलेबस में, तो वो भी ये सेशन को देख सकते हैं। और ये जो सेशन होगा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। कैसा प्रश्न होगा? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये लाने का एक ही मकसद मेरा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो वो सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी लिखते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे प्रश्नों को गलत करके आते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है बच्चों के लिए जिससे वो चाहे तो मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले आप लोग ये जान ले कि ये अभी जो सेशन चलेगा वो जीव विज्ञान का चलेगा, और ये अभ्यास प्रश्न होंगे, और ये सेशन निरंतर समय समय पे आते रहेगा। और ये जो आज जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रश्न अध्याय जो 1 आता है जीव विज्ञान के अंतर्गत उसका होगा। और इस अध्याय का नाम आप सभी बच्चे पढ़ भी चुके होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो इस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। इस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेशन को और पहले प्रश्नों पे आते हैं। तो आप लोगों के बीच जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आप चलिए अब नीचे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो आप ये हमें बता दीजिए कि ये चारों ऑप्शन में से कौन होना चाहिए। मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं कि कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता। और ये पत्ता ही क्यों होगा, तो चलिए हम उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पत्ता यानी कि अगर पत्तियों की बात कर ली जाए, जो कि जहाँ पे पौधों का भोजन भी तैयार होता है, पत्तियों को हम लोग पौधे का रसोई घर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पत्तियों का रसोई घर के नाम से जानते हैं। रसोई घर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पौधों का भोजन बनता है। क्या बनता है? पौधों का भोजन बनता है। और ये जो पौधों का भोजन बनता है यह एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात कर ली जाए तो इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इनमें जुड़े कुछ और ऑप्शनों की। अगर पौधों के जड़ की बात कर ली जाए तो जड़, जो कि पौधों का एक अहम भाग होता है, अगर जड़ की बात कर ले तो जड़ किस चीज़ के लिए उपयोगी होगा पौधों के लिए? तो जड़ का काम होता है पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करना, और साथ ही पौधे को मिट्टी में स्थिर बनाए के रखना। कहने का मतलब उसको पकड़ के रखना और भोजन का भंडारण करना, ये जड़ का काम होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें से दूसरे ऑप्शन को की बात अगर, तो ये हो जाता है तना। तो तना, इसका भी अपना एक अलग कार्य होता है। ये पत्तियों और फूलों को टिकाए रखता है। टिकाए रखने का मतलब कि जो भी पत्तियां या फूल वगैरह होते हैं पौधों में, वो इस तने पे ही देखने को मिलते होंगे। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे। और साथ ही साथ तना का काम होता है जड़ों से पानी और खनिजों जो अवशोषित होते हैं उसको पत्तियों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ तैयार भोजनों को फिर विभिन्न भागों तक, पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो ये पहला प्रश्न था जिसमें मैंने इसका आंसर भी बताया, और साथ ही साथ जो दो ऑप्शन जड़ तथा तना थे, जो कि मेरे हिसाब से ये उपयोगी है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका भी डिटेलिंग कर दिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों पे।
जैसा कि अगला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है, ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg या ऑप्शन डी 40 mg। तो चलिए मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, बताइए सभी लोग कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 20 mg। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझाने का नहीं है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू। चलिए अब हम अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। निष्कासित कहने का मतलब निकलती है, बाहर निकलती है। इसमें भी ऑप्शन आप जैसा कि देख रहे हैं, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं, इसके लिए ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए 20%। इसमें भी कुछ ऐसा डिटेल करने को नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पे। अब हम चौथे प्रश्नों पे आ चुके हैं और चौथा प्रश्न जो कि इस प्रकार है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे जुड़े ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो आप लोग वृक्क, जिसको हम लोग आमतौर पे ऐसे जनरली इसका इंग्लिश जिसको हम किडनी कहते हैं और आमतौर पे बोलने चालने के रूप में भी हम किडनी ही शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वृक्क का बहुत कम जगह उपयोग करते हैं। और ये जो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित, तो किस चीज़ के लिए ये जाना जाता है, तो ये उत्सर्जन तंत्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? उत्सर्जन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। अब बात करते हैं इसमें जुड़े कुछ ऑप्शनों की, जो कि ऑप्शन ए में पोषण देखने को मिल रहा होगा आप लोग को। ऑप्शन ए में पोषण देखने को मिल रहा होगा, तो ध्यान से आप लोग पोषण के बारे में सुने कि पोषण है क्या। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शरीर के स्वस्थ रहने, बढ़ने और काम करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये पोषक तत्व हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। और भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन का पचना और उपयोग करना, ये पूरी प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब बात करते हैं पोषण से जुड़े कुछ और नए चीज़ों को की। तो पोषण के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, पोषण के चरण। पोषण के चरण, तो पोषण के कुल कितने चरण होते हैं? तो कुल 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। और ये जो 5 चरण होते हैं ये अलग अलग देखने को मिलते हैं। पहला चरण जो होता है जिसको हम लोग अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो चरण होता है जिसको हम लोग पाचन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाचन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो चरण होता है जिसको हम लोग अवशोषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवशोषण के नाम से जानते हैं। चौथा चरण जो होता है जिसको हम लोग स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वांगीकरण से। और पांचवा और आखिरी जो चरण होता है, पांचवा और आखिरी चरण जिसको हम लोग बहिष्करण या निष्कासन कह सकते हैं, ये होते हैं 5 चरण। पहला चरण अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिष्क्रमण या निष्कासन। ये इसलिए मैं बता दिया हूँ क्योंकि बहुत बच्चे को लगता है कि ये क्लास 10th या क्लास 9th में पढ़ना था, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन शायद आप अगर विगत वर्षों पिछले कक्षाओं की बात कर ले तो क्लास 7 और 8 में भी आपको ये पोषण के चरण देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि कुछ ऑप्शन जो कि इम्पोर्टेंट है उसको भी देखते हुए चले। अब बात कर लेते हैं उत्सर्जन।
उत्सर्जन क्या है? तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के कारण कुछ हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। जैसा जो है वो कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया आपको देखने को मिल जाएगा, अमोनिया देखने को मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाएगा और अन्य बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो तंत्र होता है, ये उत्सर्जन तंत्र, आप पिछले ही क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं। जो उत्सर्जन तंत्र के लिए जो अंग उत्तरदायी होता है वह होता है आपका विर्कक, जिसको हम लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलिए अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है जो कि आप लोगों के बीच इस प्रकार है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो अब पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाइए? तो ऑप्शन ए परागन, बी निषेचन, सी विसरण, डी वाष्पोत्सर्जन। और ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये प्रश्नों का जवाब सभी बच्चे दे सकते हैं, तो दे दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो सभी लोग जान चुके हैं और बता भी रहे हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। और ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया देखने को मिलती है ये आपको पत्तियों में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? पत्तियों में देखने को मिलेगी, और ये पत्तियों में ही देखने को मिलती है। और ये क्यों होती है ये भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि पत्ती जहाँ पे आपको भोजन बनते हुए दिखाई देगा और भी अन्य चीज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रहे कि पत्तियों में आपको छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम लोग उसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और यही जो रंध्र होता है जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेता है और उत्तरदायी होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के लिए। बात कर ले वाष्पोत्सर्जन अगर प्रक्रिया न हो पत्तियों में तो क्या होगा? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पौधों के लिए उपयोगी है। अगर ये न हो तो कभी कभी क्या होता है कि पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो ये पत्तियों के रंध्र से जल का निकलना ये आवश्यक होता है। अगर ये अत्यधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर ले और इसका वाष्पोत्सर्जन न हो तो पेड़ पौधे सूख सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। और कुछ अन्य बात मैं भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये तो मैं ऐसे नॉर्मल जो हम लोग का जो क्षेत्र है जहाँ पे आप पेड़ पौधे देखते हैं वहाँ पे ये देखने को मिलता है, लेकिन रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पत्तियाँ नहीं देखने को मिलती हैं पेड़ पौधे में। ज़्यादातर ये जो पौधे होते हैं वहाँ के कटीले होते हैं, कटीले झाड़ियों वाले होते हैं, तो वहाँ पे पत्तियों की जगह आपको कांटे देखने को मिलते हैं जो कि कांटों का रूप ले लेता है। तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ के पेड़ पौधे सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो जलवायु है वो गर्म है और वहाँ पे पानी जैसी समस्या देखने को मिलेगी। पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पानी को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, और जब अवशोषित नहीं कर पाएंगे तो वो अगर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कर ले तो पेड़ पौधे वहाँ के सूख सकते हैं। इसलिए वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर पौधे कटीले होते हैं, पत्तियों वाले नहीं होते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्नों पे। अगले प्रश्न पे आ गए हैं जो कि इस प्रकार है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होना क्या कहलाएगा? तो ये सभी लोग आप लोग जवाब दे सकते हैं इस प्रश्नों का। ध्यान से पढ़े और इसका जवाब दें, क्या होगा? ध्यान से पढ़े। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सिंपल सी बात है कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन आपको श्वसन के द्वारा ही देखने को मिलेगा। किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन के द्वारा। चलिए अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं।
तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? मतलब ये एक ऐसी क्रिया होगी जो कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य होगी। तो ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन और ऑप्शन डी चलन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप सभी बच्चे बताएं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। यानी कि अगर बात कर ली जाए श्वसन की, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। अगर श्वसन न हो तो कोई भी जीव जंतु सही तरीके से जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर आप जीवित रहने की कोशिश भी करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो चलिए अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त में, ऑप्शन डी सी वर्णी लवक में और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो बताएं सभी बच्चे क्या होगा इसका आंसर। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। चलिए अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है आपके लिए ये, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में पाए जाएंगे ऑप्शन ए 3 वेशम, ऑप्शन बी 2 वेशम, ऑप्शन सी 4 वेशम, ऑप्शन डी 5 वेशम। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप ये जान लें कि बहुत आसान प्रश्न है। मैं इस ऑप्शन में कक्ष के जगह पे वेशम का प्रयोग किया हूँ, क्योंकि कई बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते होंगे वेशम शब्द। तो ये वेशम, ऐसे आप सभी को पता होगा कि मानव हृदय में 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 4 वेशम। कक्ष को वेशम के नाम पे से जानते हैं। चलिए अब हम हृदय कक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हृदय कक्ष की बात कर ली जाए तो मानव हृदय के 4 कक्ष देखने को मिलेंगे। कितने कक्ष? 4 कक्ष, यानी कि 4 वेशम। वो जो 4 कक्ष होते हैं इस प्रकार होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो यही 4 कक्ष होते हैं जहाँ पे आपको वहन तंत्र जैसी प्रक्रियाओं को देखने को मिलता है। इसी चारों कक्षों के माध्यम से वहन तंत्र की प्रक्रिया शुरू और खत्म होती है। चलिए अब अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगले जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होगी? याद कीजिए, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इस माध्यम से कुछ प्राप्त भी होता है। तो ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। तो बताया जाए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज। सभी बच्चे जानते होंगे इसका आंसर ग्लूकोज, जिसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु देखने को मिलेंगे। कितने अणु? 6 अणु। साथ ही साथ आपको जल के भी 6 अणु देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको इसके जो उत्पाद जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, जिसको हम लोग अभी आंसर में देखे भी हैं, C6H12O6। और साथ में आपको ऑक्सीजन के भी 6 अणु देखने को मिलेंगे।
तो ये बात सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये सूरज की उपस्थिति में होती है, और साथ ही साथ जड़ से क्या होता है, तो जड़ से ये जल प्राप्त कर लेते हैं, खनिज लवण प्राप्त कर लेते हैं, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल होते हैं, और इन सारे चीज़ों की उपस्थित होने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जो कि पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के क्रम में करते हैं, और बदले में वो हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, मैं अगले प्रश्न पे जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो आप लोग ये जो सेल चैप्टर है कोशिका झिल्ली, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, कोशिका के बारे में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिला होगा। तो कोशिका झिल्ली क्या है? तो ऑप्शन ए पारगम्य झिल्ली है, अपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बच्चे बताएं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली के साथ साथ कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो झिल्ली की जो परत होती है बहुत लचीली होती है, इतनी पतली होती है कि जिसको हम ऐसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। वैसे तो कोशिका को भी आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसको भी देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्नों पे आते हैं। और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न इस प्रकार है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, या ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन, जिसको हम लोग इसमें फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बात किण्वन को लेके, क्योंकि ये जानना थोड़ा सा जनूनी है। ये किण्वन होता क्या है? किण्वन एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम लोग अभी आप लोगों के बीच देखेंगे। किण्वन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा जैसे कार्बनिक अणु अल्कोहल या एसिड के रूप में बदल जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है यही कहलाती है आपको किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन। किण्वन एक ये जो प्रक्रिया थी इसकी खोज फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुई पास्चर। उन्होंने ये इस प्रक्रिया की खोज की थी। साथ ही साथ और ये जो खोज हुआ था ये लगभग मेरे हिसाब से 1857 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। हाँ, 1857 इसकी जो खोज की गई थी 1857 में ही की गई थी, मैं कंफर्म हूँ इस बात से। और ये जो किण्वन प्रक्रिया का उपयोग आप लोग वर्तमान में दैनिक जीवन में बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको शराब बनाने में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ दही के ज़माने में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको डोसा इडली जो आप लोग खाते होइएगा उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद आपको अचार जो कि हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा बनता है, तो अचार भी जो तैयार होता है इसी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो बच्चों ये जो आज का जो सेशन था ये बहुत छोटा सेशन मैंने रखा है क्योंकि ये आज मेरा पहला सेशन है और आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो सेशन है मैं आप लोगों के लिए ही ला रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में कहीं ना कहीं काम आ जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ चैनल को लेके कि ये जो चैनल है सरल ज्ञान, ये चैनल आप लोगों के लिए एक ऐसा चैनल होगा जिससे आप लोग के अंदर का जो
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो डर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो डर होता है, ये बिल्कुल निकल जाएगा। मेरे साथ अगर चैप्टर वाइज सेशन को हमेशा अगर करते रह गए तो आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उसका सारे के सारे जवाब दे पाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अभी का जो बच्चों का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको देखने को मिलते हैं, लगभग साइंस विषय में आपको 80 प्रश्न देखने को मिलते हैं और उसमें से आपको 40 प्रश्न बनाने होते हैं। और बच्चे कहीं ना कहीं अक्सर ये गलती कर जाते हैं, उनको 80 में से 40, मात्र 40 यानी कि 50% क्वेश्चन को छांट के और बनाना रहता है, उसमें भी बच्चे गलती करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप तैयारी शुरू से ऐसा करो जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो वो देखने को मिले और उसका जो फल आपको रिजल्ट के रूप में देखने को मिले। तो ये वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी इस सेशन को देखने के लिए बैठे तो अपने पास एक नोटबुक और पेन ये ज़रूर लेके बैठे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन, ये जो 12 क्वेश्चन बताया हूँ, इस 12 क्वेश्चन का आंसर तो भी बताया हूँ और इसके साथ साथ जो मैं बातें बता रहा हूँ यानी बोल रहा हूँ वो ज़्यादा आपके लिए अहम हो जाता है। क्योंकि अगर आप उस बातों को सुनते हैं और उसको छोटे छोटे पॉइंटों में अगर आप लिखते जाते हैं तो आपको प्रश्नों के साथ साथ अन्य जो पॉइंट है वो भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले सेशन की जानकारी आप लोगों के बीच मिलती रहे। तो चलिए, मैं आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।